गांव में शिव और गौरव नाम के दो लड़के रहते थे। वो पढ़ाई में बहुत ही होनहार होने के कारण हर साल स्कूल में अव्वल आया करते थे। शिव एक गरीब घर का लड़का था, इसीलिए वो अपने माँ बाप के साथ खेती में काम किया करता था। वो खेती में अलग अलग प्रयोग किया करता था, जिसकी वजह से सब लोग उस पर बहुत खुश थे। दूसरी तरफ गौरव अपने घर की परिस्थिति अच्छी होने के कारण स्कूल के लैब में जाके कुछ ना कुछ प्रयोग करता था। ये सब देख के टीचर और लैब कर्मचारी बहुत खुश थे। 12वीं की परीक्षा देने के बाद दोनों भी अव्वल आए। अब शिव इंजीनियरिंग और गौरव मेडिकल की पढ़ाई करने चले गए। एक दिन पूरे भारत में कोरोना नाम की बीमारी आ जाती है। सारे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी और पुलिस रात दिन काम करते हैं। चीन से भारत और अन्य देशों में आए हुए इस कोरोना वायरस की वजह से सारे देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। अब भारत देश में भी कोरोना आ जाता है, लेकिन उससे बचा जाए इसलिए भारत सरकार पहले ही हफ्ते में लॉकडाउन जाहिर कर देती है, मगर डॉक्टरों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अरे गौरव, कहाँ हो? अरे मुंबई हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। तुम गाँव गए हो क्या? अरे नहीं, मेरा तो ऑफिस शुरू है, वर्क फ्रॉम होम। मैंने सुना है वहाँ की सिचुएशन बड़ी गंभीर है। भाई तुम संभल कर रहना। अरे हाँ, मैं मेरी तो केयर लेता ही हूँ, साथ में मरीजों की भी लेता हूँ। गौरव, तुम क्यों नहीं रिसर्च करते कोरोना की दवाई पर? सोच तो रहा हूँ, मगर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अरे गौरव, तुम कर सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये काम करने के लायक हो। तुम जरूर कोरोना पर दवाई ढूंढ सकते हो। अरे शिव, तुम घर में सिर्फ ऑफिस का काम करते हो कि कुछ अलग रिसर्च भी शुरू है? गौरव, मैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हमारे देश के लोग सिर्फ हमारे देश के ही सॉफ्टवेयर यूज कर सके और चाइना और ऐसे किसी और देश में बने हुए सॉफ्टवेयर कम यूज करे या यूज ही ना करे। शिव, तेरा विचार तो अच्छा है और ये सब होगा भी, लेकिन हम अकेले ये जंग नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं? एक दिन में हमसे ये सब नहीं होगा, मगर 1 साल या 2 साल में तो सब हो जाएगा। सच है यार। चल मैं रखता हूँ, बाद में फोन करूंगा। ऐसा कह के गौरव फोन रख देता है। शिव की बात उसके मन में घर कर जाती है। वो दिन में मरीजों की सेवा करता और रात में कोरोना की दवा बनाने में जुट जाता था। उसका जज्बा देखकर सारे पुराने डॉक्टर और नए डॉक्टर भी अपना कौशल्य आजमाते हैं। आखिर वो एक दवा बना लेते हैं और उनके हॉस्पिटल के मरीजों पर उसका टेस्ट करवाते हैं। मरीजों पर उसका अच्छा प्रभाव होने के कारण मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। मुंबई में कोरोना पेशेंट्स की संख्या बहुत बढ़ जाने के कारण उस औषध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए था। अरे गौरव, हमें ये दवाई बनाने में बहुत समय लगेगा। आज कोरोना मरीजों की संख्या देख के हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए और इसका टेस्ट सैंपल भी चेक करवाना चाहिए। मगर आज के लॉकडाउन में हम किससे बोल सकते हैं? सभी डॉक्टर तो काम कर रहे हैं और ये काम करने के लिए प्रशिक्षक डॉक्टरों की और फार्मा के लोगों की आवश्यकता होगी। सही कहा गौरव, मगर हमें अब पढ़े लिखे डॉक्टरों और फार्मासिस्ट को हायर करना होगा। उनको सैलरी भी देनी होगी। ठीक है सर, हम कर लेंगे। ऐसा कह के गौरव अपने काम में लग जाता है। वो कुछ नए डॉक्टरों को लेके दवाई तैयार कर लेता है। उधर शिव भी अपना सॉफ्टवेयर बना लेता है और लॉन्च भी कर देता है। वो जनता से आह्वान करता है कि भारतीय वस्तुओं का ही उपयोग करे। गौरव शिव को फोन करता है। शिव, मैंने कोरोना की दवा बना ली है। अब ये कोरोना जल्द ही खत्म होगा। सच गौरव, तुम सच कह रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ शिव, सच में मन को बहुत तसल्ली हुई। मैंने ये दवा बना ही ली। तुम्हारा सॉफ्टवेयर बन गया क्या? हाँ गौरव, बना तो लिया, मगर जनता इसका उपयोग करेगी कि नहीं पता नहीं। अरे जनता क्यों नहीं उपयोग करेगी? जरूर करेगी, देखना तुम। ऐसा कह के दोनों फोन रख देते हैं। दूसरे ही दिन न्यूज में डॉक्टर गौरव और नए इनोवेटर तथा इंजीनियर शिव का नाम सुर्खियों में आता है और वो दोनों रातों रात फेमस हो जाते हैं। अगले दिन उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पर दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और गले लगते हैं। सर, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम दोस्त हैं, वो भी बहुत अच्छे वाले। रिपोर्टर अपना इंटरव्यू शुरू करती है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है देश के 2 नौजवान जिनका नाम है डॉक्टर गौरव और इंजीनियर शिव। कोरोना की भयंकर महामारी पर डॉक्टर गौरव ने दवा ढूंढ ली है जिसकी जांच पड़ताल अभी शुरू है और इंजीनियर शिव ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे हमारे देश के युवा चीन का कोई भी ऐप यूज ना कर सके। तो चलिए हम इंजीनियर शिव से पूछते हैं कि उनका इंस्पिरेशन कौन है। मेरा इंस्पिरेशन है सोनम वांगचुक। वो भारत को स्वावलंबन की ओर ले जाना चाहते हैं। उनकी एक बात है कि वो कभी भी चीन का या किसी और देश का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करते। वो खुद एक सीधा साधा जीवन बिताने में विश्वास रखते हैं। भारत की जनता खुद का सब कुछ बना सकती है, जैसे कि दवा, मोबाइल के एप्स, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीजें हम खुद बना सकते हैं, मगर उनके लिए हमें थोड़ा समय लगेगा।
हमें जीवन भर किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, व्यवसाय के नए अवसर मिलेंगे और इसी से हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। हाँ, शिव की ये बात तो सच है, जीवन भर हम किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें स्वदेशी का इस्तेमाल बढ़ाना ही चाहिए। सच कहा सर आपने। शिव सर, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मगर भारत की जनता अगर ये नीचे दिए हुए नियम फॉलो करे तो हमें महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो नियम कौन से है सर, आप हमें बताएंगे? पहला, चीनी मोबाइल ऐप 8 दिन के अंदर अपने मोबाइल से डिलीट कर दे। दूसरा, चीन के सॉफ्टवेयर्स 1 साल के अंदर बदल डालने हैं। तीसरा, चीन के किसी भी उत्पाद को ना खरीदे। चौथा, स्वदेशी वस्तु अपनाए। और पांचवा, हमारा ये वॉलेट वॉर है और इसे हमें घर में रह के ही जीतना है। अपने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। गौरव सर, आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से कहना चाहूंगा कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मगर सावधानी तो हमें बरतनी ही चाहिए। हमने दवाई निकाल ली है, उसकी जांच भी हो रही है। अगर टेस्ट सक्सेसफुल हो गए तो हमारे पास पहली कोरोना की दवाई होगी। और एक बात, शिव ने जो भी बताया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। स्वदेशी का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। भारत एक महासत्ता जरूर बन सकता है। शिव सर और गौरव सर, आप दोनों ने हमारा मार्गदर्शन किया है, इसीलिए आपका धन्यवाद। और मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। ऐसा कहकर उनका इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब दोनों दोस्त बाहर आते हैं और खुशी के मारे एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे देश के उत्पादनों को प्राधान्य देना चाहिए, जो हमारे देश की उन्नति में सहायक होगा। एक गांव में बड़ी सोनिया अब कॉलेज जाने लगी थी, लेकिन कॉलेज घर से बहुत दूर शहर में था। बस से आने जाने में सोनिया थक जाती थी और ये बात उसके माता पिता महेश और मीरा को सता रही थी। क्या हुआ? सोनू की तबीयत तो ठीक है? कॉलेज से बस में आना जाना शायद मुश्किल हो रहा है, ऊपर से टिफिन और किताबों का बोझ। पर रोज रोज उसे ऑटो से कॉलेज भेजना हमारे बस की बात नहीं। सोनिया की तकलीफ कैसे कम करे, इस बात को लेके महेश सोच में पड़ जाता है। उसके मन में विचार आते हैं, काश गांव में कोई अच्छा कॉलेज होता, मैं अपनी बेटी को ठीक से पढ़ा पाता। इस समस्या का कुछ तो इलाज करना होगा। और अगले ही दिन महेश एक 2 व्हीलर की दुकान से सोनिया के लिए एक बढ़िया स्कूटी लेकर आता है। स्कूटी देखकर सोनिया बेहद खुश होती है। बड़े उत्साह से वो स्कूटी चलाना सीखने लगती है, लेकिन बार बार स्कूटी से नीचे गिर जाती है। भारी स्कूटी को संभालने में और स्टैंड पर लगाने में उसे दिक्कत हो रही है। पापा, ये स्कूटी बहुत भारी है, मैं इसे नहीं चला पाऊंगी। कोशिश करते रहो बेटा, तुम जल्द ही सीख जाओगी। 3-4 दिन लगातार सोनिया महेश के साथ स्कूटी चलाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता है और वो दुखी हो जाती है। उसके माता पिता फिर से चिंतित हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता सोनू स्कूटी चला पाएगी। नहीं, मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी हार नहीं मानने दूंगा। अगले दिन सोनू कॉलेज के लिए निकलती है, लेकिन घर के बाहर खड़ी स्कूटी देख के उदास हो जाती है। काश मैं इसे चला पाती, लेकिन शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। एक दिन महेश मुर्गी का एक छोटा बच्चा घर ले आता है। मीरा और सोनिया खुश तो होते हैं, लेकिन सोच में पड़ जाते हैं। पापा, कितना प्यारा बच्चा है ये। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रास्ते में भटक रहा था, शायद खो गया है, इसीलिए घर ले आया। बिल्कुल ठीक किया आपने पापा, यहाँ सेफ रहेगा। महेश घर में इधर उधर दौड़ने वाले उस पिल्ले को पकड़ता है और उसके पैर में एक रस्सी बांध देता है और साथ ही में पिल्ले के आसपास चौक से एक बड़ा सा सर्कल बना देता है। ये देख के सोनिया और मीरा सोच में पड़ जाती है। महेश अब उस पिल्ले की डोरी को बेड़ के पैर से कस के बांध देता है। पिल्ला रस्सी छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। ऐसे ही 4-5 दिन निकल जाते हैं। पापा, आपने इस बच्चे को बांध के क्यों रखा है? उसे खेलने दीजिए ना। हाँ, सोनू ठीक कह रही है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होगी, खोल दीजिए ना उसे। महेश मुस्कुराते हुए पिल्ले के पैर की डोरी निकाल देता है। सोनिया खुश हो जाती है, लेकिन जल्द ही आश्चर्य में पड़ जाती है। पापा, ये बच्चा इस सर्कल से बाहर क्यों नहीं आ रहा? अब तो उसके पैरों में डोरी भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में ये बात पक्की बैठ गई है कि वो इस सर्कल के बाहर नहीं आ पाएगा। उसे लग रहा है कि रस्सी अभी भी उसके पैर में बंधी हुई है। लेकिन ये बात सच नहीं है, वो तो खामखा डर रहा है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं कुछ समझी नहीं पापा। महेश की बात से कंफ्यूज्ड सोनिया सोच में पड़ जाती है।
महेश उसे लेकर आंगन में स्कूटी के पास आता है। जैसे उस पिल्ले को अभी भी लग रहा है कि वो फ्रीली घूम नहीं पाएगा, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में ये बात पक्की हो गई है कि तुम कभी स्कूटी चला ही नहीं पाओगी। जैसे उस पिल्ले ने अपना आत्मविश्वास खोया है, वैसे ही तुमने भी अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, वो भी बेवजह। ठीक कहा ना मैंने? अब सोनिया महेश की बात समझ जाती है। अगले ही दिन नए उत्साह के साथ वो स्कूटी चलाने की कोशिश करने लगती है और देखते ही देखते बढ़िया स्कूटी चलाना सीख जाती है। उसे हंसते खेलते कॉलेज जाते देख महेश और मीरा फूले नहीं समाते। भाग्यवान, अब कल से तुम्हारी क्लास शुरू। स्कूटी पर बाजार जाया करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो तुम पूरे गांव को स्कूटी चलाना सिखाओगे। लेकिन मेरी 11 नंबर की बस ही बढ़िया है मेरे लिए, समझे? मुन्ना, किरण, श्रेयस और तुषार बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था। खाना, सोना, इधर उधर भटकना, इसी में सारा दिन बिताया करते थे। आज की मूवी तो सुपर कूल थी यार। क्या स्टंट किए हैं ऋतिक ने, वाओ। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ पापा को पटा के एक फिल्म प्रोड्यूस कर दूं। पहले एक्टिंग तो सीख ले बेटा, फिर हीरो बनना। एक्टिंग की क्या जरूरत है, डांस तो ऋतिक से भी अच्छा करता हूँ ना। अरे वो सब छोड़ो, कल के एग्जाम का क्या करना है? मैंने तो पिछले 10 दिन से किताब भी नहीं खोली। ओह शिट यार, कल के एग्जाम का तो मैं भूल ही गया। अचानक चारों को कल के प्रीलिम एग्जाम के बारे में याद आता है और चारों टेंस्ड हो जाते हैं। ओह गॉड, टीचर ने मेरे पापा से कंप्लेंट की तो मेरी फिल्म घर पे ही बन जाएगी। हाँ यार, मेरे पापा तो मेरा पॉकेट मनी, बाइक सब बंद कर देंगे। चिल डूड, क्यों इतना पैनिक हो रहा है? ये किरण है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए वो परीक्षा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगे। यस, एक आइडिया है, चलो मेरे साथ फटाफट। चारों दोस्त एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ काफी कीचड़ है। अब हमें यहाँ क्यों लाए हो किरण? प्लीज यार, मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ, ऑलरेडी मेरी फट गई है, हर जगह पापा ही दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति ओम। सब अपने अपने कपड़ों पर ये कीचड़ लगाओ। हैं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे लगाओ तो। किरण के कहने पर उन चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे अपने कपड़ों पर कीचड़ लगा लिया। इस प्रकार गंदी हालत और पसीने से लथपथ चारों दोस्त अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी बच्चों, सब ठीक तो है? सर, हम सब मेरे गांव मेरी बीमार दादी को देखने गए थे और वहां से लौटते समय हमारी कार कीचड़ में फंस गई, टायर भी फट गया और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम अभी शहर पहुंचे हैं। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो फिर? सर, हम सबकी कल की टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम सब 3 दिन बाद टेस्ट देना, ठीक है? यस सर, हम सब पूरी तैयारी करके एग्जाम देंगे। थैंक यू सर। 3 दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी है। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ 2 सवाल है। पहला, योर फुल नेम, और दूसरा सवाल है, कार का कौन सा टायर फट गया था? ए, आगे का राइट, आगे का लेफ्ट, अब क्या लिखे? पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। हम तो फंस गए। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर, हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी।